अम्मी अम्मी बाबा कहाँ है? आपको मालूम है ना कि आज मेरी सालगिरह है और बाबा ने वादा किया था कि हम दोनों खाना खाने बाहर जाएंगे। वो तैयार होकर अपने कमरे से बाहर निकली तो आसपास बाप को ना पाकर परेशान हो गई। इससे पहले कि उसका मूड खराब होता, राहत बेगम ने उसे अपने बाजुओं के हल्के में लेकर माथे पर प्यार किया। अरे मेरी जान, तुम क्यों परेशान होती हो? तुम ये सोच भी कैसे सकती हो कि तुम्हारा बाप तुम्हारी सालगिरह भूल सकता है? वो बस स्टडी रूम में बैठे हैं और कह रहे थे कि कुछ 10 मिनट का जरूरी काम है, उसके बाद हम सब बाहर जाएंगे। ये सुनकर तानिया ने सुकून का सांस लिया। बाय गॉड, अगर बाबा आज ये प्लान कैंसिल कर देते तो मैंने उनसे कभी बात नहीं करनी थी। कमरे में आते हुए वो हंसकर कहने लगी। आईने में अपना आप का मुकम्मल जायजा लिया तो खुद को हर लिहाज से परफेक्ट ही पाया था। एक मुस्कुराहट उसके लबों को छू गई। अब बस उसे अपने बाबा का इंतजार था। 10 मिनट तक वो नहीं आए तो तानिया दिल मिलाते हुए गुस्से से स्टडी रूम का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गई, इससे पहले कि वो अपनी नाराजगी और गुस्से का इजहार करती। हसन साहब ने हाथ उठाकर उसे कुछ भी कहने से रोक दिया। वो उस वक्त फोन पर मसरूफ थे। तानिया मुंह फैलाकर वहीं कुर्सी पर बैठ गई। वक्त गुजारने की खातिर उसने इधर उधर देखना शुरू कर दिया। बाप की मध्यम मध्यम आवाज भी उसके कानों से टकरा रही थी। साफ पता चल रहा था कि शायद वो किसी से बहुत गुस्से में बात कर रहे हैं और किसी बहुत ही अहम मामले पर। ऐसा तो अक्सर होता था, उसके लिए ये नई बात नहीं थी। लेकिन फिर एकदम से वो चौंक गई। हसन साहब की आवाज बुलंद हुई थी। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं ये मान ही नहीं सकता। कह तो कि ये झूठ है। ऐसा नहीं हो सकता और मैं मर जाऊंगा। मुझे इतना बड़ा शौक मत दो। वो घबरा कर खड़ी हो गई। उसके बाप के चेहरे का रंग बदल रहा था और उन्होंने एक हाथ से अपने सीने को जकड़ लिया। बाबा, आर यू ओके? आपको क्या हो रहा है? आप ठीक तो हैं? वो भागती हुई उनके पास गई, लेकिन तब तक वो जमीन पर गिर चुके थे और फोन उनके हाथ से उछलकर दूर जा गिरा था। अम्मी, यहाँ पर आए, देखें बाबा को क्या हो गया है। वो बदहवासी में चिल्लाए। अपने बाप का सफेद पड़ता चेहरा देखकर उसकी जान निकल रही थी। राहत बेगम भागते हुए आई थी और स्टडी रूम का मंजर देखकर उनके कदमों तले से भी जमीन निकल गई। तानिया, क्या हुआ? तुम्हारे बाबा को होश क्यों नहीं आ रहा? उन दोनों के हाथ पांव फूल रहे थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। अम्मी, मुझे कुछ नहीं पता। बाबा को किसी की कॉल आई थी। ये किसी से बात कर रहे थे और फिर अचानक ही इस तरह नीचे गिर गए। न जाने किसकी कॉल थी। मैं उस शख्स को छोड़ूंगी नहीं। उसकी जान ले लूंगी जिसकी वजह से मेरे बाबा का ये हाल हुआ। वो फोन की तरफ लपकी देखने के लिए कि बाबा को किसकी कॉल आई थी, लेकिन राहत बेगम ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। ये वक्त इन बातों का नहीं है। तुम्हारे बाबा को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, तुम एम्बुलेंस को कॉल मिलाओ। अगले 20 मिनट्स में वो शहर के बड़े अस्पताल की इमरजेंसी के बाहर खड़ी हुई। मुसलसल दुआएं कर रही थी। तानिया की तो वो हालत थी कि जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं। उसके बाप ने अपनी जान से ज्यादा उससे प्यार किया था, वो भी उन पर जान छिड़कती थी। अपने बाप को इस हालत में देखकर उसका बस नहीं चल रहा था कि अपने जिस्म से खून की एक एक बूंद निकालकर अपने बाप को देकर एक नई जिंदगी दिलवा दे। मैं कसम खाती हूँ अम्मी, जिसकी वजह से भी मेरे बाबा का ये हाल हुआ, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। वो बार बार यही बात दोहरा रही थी। राहत बेगम ने उसे तसल्ली दी। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे बाबा ठीक होंगे तो वो उसे खुद ही पूछ लेंगे। तुम बस फिलहाल उनकी सेहत याबी की दुआ करो। इतने में डॉक्टर बाहर आया तो वो भागती उनके पास गई। डॉक्टर साहब, मेरे बाबा कैसे हैं? वो ठीक तो हो जाएंगे ना? डॉक्टर ने मायूसी से सर हिलाया। इनको बहुत शदीद हार्ट अटैक हुआ है। हमें मेजर हार्ट सर्जरी करनी होगी। हार्ट अटैक का सुनकर वो 2 कदम पीछे हटी, फिर खुद को संभालते हुए कहने लगी कि हाँ तो आप करें ना सर्जरी, देर किस बात की है? बस जल्दी से ऑपरेशन करें, मेरे बाबा को ठीक कर दें। डॉक्टर ने रिवायती अंदाज में सर हिला के तसल्ली के 2 बोल बोले और कहा कि 10 लाख काउंटर पर जमा करवा दीजिए, हम ऑपरेशन की तैयारी करते हैं। 10 लाख? राहत बेगम के चेहरे पर परेशानी देखकर तानिया ने नासमझी से उन्हें देखा। अम्मी, हमारे लिए 10 लाख क्या बड़ी रकम है? आप ऐसे परेशान हो रही हैं जैसे हम किसी गिरे पड़े और गरीब खानदान से ताल्लुक रखते हैं जो अपने बाप का इलाज भी नहीं करवा सकते। खैर, मेरे कार्ड में तो क्रेडिट नहीं है। बाबा ने कहा था कि वो मुझे मेरी सालगिरह के तोहफे के तौर पर नया कार्ड देंगे और मेरे पास इस वक्त कैश भी नहीं है।
आप अपना और बाबा का एटीएम कार्ड दें और मैं बैंक से पैसे निकलवा कर लाती हूँ। तानिया ने खड़े होते हुए हाथ आगे किया तो राहत बेगम ने इस सादगी से कहा कि बेटा, तुम जानती तो हो कि मुझे कुछ भी मालूम नहीं कि कौन सा कार्ड और कैसा कार्ड। तुम खुद घर चली जाओ और जो करना है वो जल्दी से करो। वो परेशानी से घर आ गई और उसकी माँ सीधी सादी सी घरेलू औरत थी और वो भी जानती थी कि उनका काम बस घर को संभालना है और पैसों के सारे मामलात उसके बाप की ही जिम्मेदारी थी। और अब उनके अस्पताल एडमिट होने से एकदम जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई थी और मालूम उसे भी कुछ ना था कि इन हालात में उसे क्या करना चाहिए। एटीएम कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड्स लेकर वो बैंक गई तो ये होलनाक इंकशाफ हुआ कि अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं। खबर उसके असाब पर किसी बॉम्ब से कम ना थी। उसने मैनेजर को कॉल की। अंकल, बाबा के अकाउंट में पैसे क्यों नहीं हैं? मुझे उनके इलाज के लिए 10 लाख चाहिए। आप ऑफिस से कैश लाकर मुझे भी अस्पताल दे दें प्लीज। परेशानी के मारे उसके हाथ पांव फूल रहे थे और दिल यूं धड़क रहा था जैसे अभी और उसी वक्त कोई पूरी खबर मिल जाएगी। और वही हुआ। मैनेजर अंकल कहने लगे कि कौन सा ऑफिस, कैसा कैश। किसी ने हसन साहब के सारे अकाउंट पैक करके सारा पैसा न सिर्फ निकाल लिया बल्कि कंपनी को भी दिवालिया कर दिया। अब कुछ भी नहीं बचा था। तान्या के तो होश ही उड़ गए। आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? कौन मेरे पापा के साथ ऐसा कर सकता है? वो कहने लगे कि बेटा, बिजनेसमैन के 100 दुश्मन होते हैं, बस जब किसी को मौका मिल जाए वो वार कर देता है, हर अगले को पता भी नहीं चलता। हसन साहब के साथ भी यही हुआ। मैं अब क्या करूं? वो रूहान सी हो गई। आखिर मैं क्या करूं? मुझे बाबा के इलाज के लिए 10 लाख की शदीद ज़रूरत है। आप कहीं से अरेंज कर दें तो मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार होंगी। एक मोहम सी उम्मीद उसके अंदर जागी कि शायद इतने बरसों का लिहाज करके वो ही उसकी कुछ मदद करते, लेकिन उन्होंने भी साफ माजरत कर ली। मैं माफ़ी चाहता हूँ बेटा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैं तो तनख्वाहदार बंदा हूँ और इतनी बड़ी रकम का इंतजाम नहीं कर सकता। मेरी तरफ से बहुत माजरत। वो वहीं अस्पताल की लॉबी में ढह सी गई। उस वक्त उसे शिद्दत से एहसास हुआ कि काश कि इस वक्त मेरा कोई भाई होता तो इन सारे मामलात को देख लेता। मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं कि अब मेरे पास क्या रास्ता बचा है। वो रोने लगी। बाबा, आपने मुझे हमेशा लाड प्यार से पाला, शहजादियों की तरह रखा। काश आप मुझे बेटियों की तरह पालते तो आज मैं इस परेशानी का शिकार न होती। तो मैं इस मुश्किल वक्त में आपका सहारा कैसे बनूं? राहत बेगम उसे तलाश करते हुए वहां पर आई तो वो जमीन पर बैठी रोई जा रही थी। अम्मी, कहीं से भी पैसों का कोई इंतजाम नहीं हो रहा। कोई भी रिश्तेदार, कोई दोस्त इस मुसीबत में काम नहीं आ रहा। आखिर अब बाबा का इलाज कैसे होगा? वो चुप सी हो गई। तुम उसे कॉल करके देखो, क्या पता इस मुश्किल वक्त में वही काम आ जाए। राहत बेगम की सरसराती आवाज पर तानिया ने चौंक कर उन्हें देखा और शिद्दत से नफी में सर हिलाया। नहीं, मैं उसे कॉल नहीं करूंगी। आप अच्छे से जानती हैं कि मैं इस शख्स को कितना नापसंद करती हूँ और मदद के लिए मैं उसके पास कैसे जा सकती हूँ। हरगिज़ नहीं। राहत बेगम ने प्यार से उसे समझाया। बेटा, हमारे पास और कोई चारा नहीं है और हर तरफ से हम नाउम्मीद हो चुके हैं। अब वाहिद हल यही है कि एक बार उससे भी बात कर ली जाए। डॉक्टर ने 2 दिन के अंदर अंदर ऑपरेशन करने का कहा था। वो सारी रात उसने सोचते हुए गुजारी कि उसे कॉल करे या ना करे। आखिर फिर उसे अपने दिल के खिलाफ फैसला करके वो नंबर डायल करना ही पड़ा जो उसने काफी अरसे से ब्लॉक कर रखा था। ज़हे नसीब, आज मोहतरमा तानिया हसन को हमारी याद कैसे आ गई। दूसरी तरफ से खिलखिलाती हुई और चहकती हुई आवाज सुनकर तानिया ने बमुश्किल अपने आप पर काबू पाया। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। उस शख्स से बात करना उस वक्त उसके लिए कितना मुश्किल था, ये वही जानती थी। दूसरी तरफ चंद लम्हे का सकूत छाया और फिर भारी आवाज में पूछा गया, कैसी बात? वो जल्दी से बताने लगी। बाबा की तबीयत बहुत खराब है और बदकिस्मती से इस वक्त मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। मुझे इस वक्त 10 लाख चाहिए। फोन की दूसरी तरफ से कह कहा गूंजा। तो तुम्हें क्यों लगता है कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए 10 लाख रुपए मौजूद हैं? तानिया ने इल्तिजा करते हुए कहा, देखो, मुझे इस वक्त वाकई में पैसों की जरूरत है। बाबा की हालत बहुत नाजुक है। और उसकी बात काट दी गई और वो कहने लगा कि ऐसा है कि तुम मेरे दफ्तर आ जाओ, यहाँ बैठकर सुकून से बात करते हैं। तानिया ने गुस्से से फोन को घूरा। अगर ये शख्स इस वक्त उसके सामने होता तो उसका बस नहीं चलता कि
وہ اس के साथ न जाने क्या कर गुजर थी। मैं दफ्तर नहीं आ सकती, इस वक्त अस्पताल में हूँ और मेरा यहाँ होना बहुत ज़रूरी है। जावियार ने लापरवाही से जवाब दिया। तो तुम्हारी मर्जी, तुम पैसे लेना चाहती हो या नहीं? अगर वाकई में 10 लाख चाहिए तो अभी और इसी वक्त दफ्तर आकर मिलो। ये कहकर खटाक से फोन बंद कर दिया गया। उसका बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था कि उस बदतमीज शख्स की रूबरू जाकर उससे मिले और उससे मदद की इल्तिजा करे, लेकिन उस वक्त ये सब करना बहुत ज़रूरी था। उसकी बाप की सेहत का सवाल था। उसका पुरतईश ऑफिस देखकर वो हक्का बक्का रह गई। उसने सुना तो था कि उसने काफ़ी तरक्की कर ली है, लेकिन आज इसका सबूत अपनी आंखों से देख रही थी। उसके आलीशान दफ्तर में उसके रूबरू बैठकर मुसलसल जावियार की निगाहें वो अपने ऊपर ही महसूस कर रही थी। जावियार ने कुर्सी पर इधर उधर झूलते हुए मुकम्मल और गहरी नजरों से तानिया का जायजा लिया और एक मकरूह मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते हुए बोला, देखो, मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ, जितने तुम चाहो। 10 लाख क्या, मैं तुम्हें 15 या 20 लाख तक दे सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। अपनी बात कहकर उसने डरामाई अंदाज में चुप इख्तियार की तो तानिया उलझकर उसे देखने लगी। दिल ही दिल में कहने लगी, मुझे तो पहले ही तुमसे किसी भलाई की उम्मीद ना थी। ये कैसे हो सकता था कि तुम बगैर किसी फायदे के हमारे काम आओ? फिर चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कुराहट सजाते हुए कहने लगी, बोलो, तुम्हारी क्या शर्त है? मैं हर शर्त पूरी करने को तैयार हूँ। जावियार हंसने लगा। पहले सुन तो लो, मेरी शर्त क्या है? तानिया को एकदम कुछ गलत होने का एहसास हुआ, लेकिन वो चुप रही। वो उसके मुंह से सुनना चाहती थी कि वो क्या कहना चाह रहा है। जावियार और आगे बढ़ा और उसके चेहरे के बिल्कुल करीब जाकर कहने लगा, मुझे तुम चाहिए हो। मुझे खुश कर दो तो बदले में अपने बाप का इलाज करवा सकती हो। बोलो, क्या कहती हो? क्या तुम्हें ये डील मंजूर है? तानिया ने एकदम से उसे पीछे धक्का दिया। तुम इतने ही घटिया हो सकते थे, मुझे बिल्कुल तुमसे यही उम्मीद थी। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारी शर्त मानूंगी? अपना बैग उठाकर गुस्से से बाहर जाने के लिए पलटी कि तभी जावियार की आवाज ने उसके कदम रोक लिए। तो इसका मतलब कि तुम अपने बाप को मरने के लिए छोड़ दोगी, वो भी इस हालत में जब तुम्हारे पास न खाने को 1 रुपया है और न रहने को छत। पता चला मुझे कि तुम लोग दिवालिया हो चुके हो और जिस घर में तुम लोग रह रहे हो वो भी तुम लोगों के हाथ से निकल चुका है। वो बेबसी से पलटी, कदमों में जैसे जान ही ना रही थी। ये कैसे हो सकता था? लेकिन ये हो चुका था और अब जिंदगी उसका इम्तिहान लेने पर तुली हुई थी। उसने अपने हाथों में चेहरा छुपा लिया और गहरी सांस लिए और बोली तो उसकी आवाज किसी गहरी खाई से आती हुई महसूस हुई। ठीक है, तुम जो चाहते हो मैं वो करने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे निकाह करना होगा। एक गुनाह का बोझ सारी जिंदगी अपने वजूद पर लिए मैं नहीं फिर सकती। तो मुझसे निकाह कर लो और अपनी ख्वाहिश पूरी कर लो। उसका दिल कितने टुकड़ों में बट रहा था ये वही जानती थी, लेकिन अपने अजीज बाप की जान बचाना उस वक्त सबसे बड़ा मरहला था। वो होंठों को गोल गोल घुमाते हुए उसे तंजिया नजरों से देखते हुए अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। अब लग रही हो ना तुम एक मजबूर और हारी हुई बेटी, एक बेबस इंसान जिसके पास अपने दुश्मन की बात मानने के सिवा कोई चारा नहीं। तुम्हें पता है कि अगर मैं इस वक्त तुम्हें ये कहूँ कि तुम आकर मेरे पैरों में झुको और मेरी फेंकी हुई रोटी जमीन पर से उठाकर खाओ तो तुम वो भी कर गुजरोगी। आंसू बेख्तियार तानिया की आंखों से गिरे, जिसे उसने बेदर्दी से साफ कर लिया। मैं तुम्हें हारा हुआ देखना चाहता था और देखो मेरी ये ख्वाहिश कितनी जल्दी पूरी हो गई। कुछ देर की खामोशी के बाद वो उठा और चलो ठीक है, चलो अभी निकाह करते हैं। ये काम भी जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। तानिया घबरा कर खड़ी हुई। नहीं, मेरा मतलब है कि अभी इतनी जल्दी कैसे? मेरे बाबा हॉस्पिटल में और उनको इस वक्त मेरी ज़रूरत है। तो मुझे पैसे दे दो, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि जैसे ही पापा ठीक होकर घर आ जाएंगे मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। जावियार नफी में सर हिलाते हुए कहने लगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। बाद में कुछ मालूम नहीं कि तुम अपने वादों से मुकर जाओ। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो अभी और इसी वक्त मेरा काम करना होगा, वरना निकल जाओ यहाँ से। उसके लहजे में सफाकी साफ छलक रही थी। उस वक्त उसके पास जावियार की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता न था। वो चुपचाप ना चाहते हुए भी सर हिला गई और उसके साथ ऑफिस से बाहर निकलकर गाड़ी में बैठ गई। जावियार फोन पर अपने किसी दोस्त को उसके अपार्टमेंट को खाली करने का कह रहा था।
और वो बेचैनी से अपनी हथेलियां मसल रही थी। उस वक्त वो एक अच्छी बेटी होने के नाते अपने बाप की सेहत की खातिर एक भारी कीमत चुकाने जा रही थी। मैं कोई गुनाह नहीं कर रही, मैं इससे निकाह करूंगी। उसने जैसे ही अपने आप को तसल्ली दी, अपने आप को पुरसकून करने की कोशिश में वो हलकान हुए जा रही थी। लेकिन उसने साथ बैठे जावियार को साबित ना होने दिया कि वो इस वक्त किस हालत से गुजर रही है। वो कुछ देर मोबाइल फोन पर मसरूफ रहा और वो अपने ख्यालों में खोई रही। जब उसने गाड़ी रोकी तो वो चौंक गई। चलो उतरो, अंदर जाना है। मैंने अपने दोस्त का अपार्टमेंट खाली करवा लिया है। आज का सारा दिन अपार्टमेंट हमारा होगा, मेरा और तुम्हारा। उसने तानिया के माथे पर आई लट को पीछे करते हुए मखमूर लहजे में कहा। तो वो उसका हाथ छटक गई। अभी तो मुझे छूने का कोई हक नहीं रखते। निकाह होने दो और फिर तुम्हारी जो भी लगाम और ख्वाहिशात हैं वो पूरी कर लेना। सख्ती से कहते हुए वो गाड़ी से उतर गई। जावियार ने स्टीयरिंग पर मुक्का मारा। ये है ही इसी काबिल। मैं इसके साथ जो कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। एक बार निकाह होने दो, फिर मैं इसे बताऊंगा कि इंतकाम लेना किसे कहते हैं। राहत बेगम अस्पताल की राहदारी में बेचैनी से इधर उधर टहल रही थी। डॉक्टर ने कहा था कि 2 घंटे तक ऑपरेशन की फीस जमा करवा दीजिए ताकि ऑपरेशन शुरू किया जा सके। लेकिन तानिया का दूर दूर तक अता पता न था। वो परेशान हो रही थी। कई बार उसके नंबर पर भी कॉल करने की कोशिश की, लेकिन मोबाइल बंद जा रहा था। आखिर ये लड़की कहाँ गई? मुझे तो कहकर गई थी कि पैसों का इंतजाम करने जा रही हूँ, लेकिन अभी तक वापस क्यों नहीं आई? या अल्लाह, मैं क्या करूँ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा शौहर अस्पताल में है और बेटी का कुछ पता नहीं। या अल्लाह, उससे अपनी अमान में रखना। डॉक्टर का असिस्टेंट 3-4 बार उससे आकर पूछ चुका था कि अभी तक पैसे क्यों नहीं जमा हुए, और वो बस यही कहती रही कि मेरी बेटी आने वाली है और वो पैसे लेकर आती ही होगी, थोड़ा इंतजार कर लीजिए। लेकिन 2 घंटे भी पूरे होने वाले थे और तानिया आ ही ना रही थी। थोड़ी देर के बाद एक आदमी उनके पास आकर रुका और उनके हाथ में एक लिफाफा थमा दिया और बोला कि ये आपकी बेटी ने पैसे भेजे हैं। वो कह रही थी कि आप इलाज शुरू करें, वो कल घर आएगी। इससे पहले कि वो इससे पूछती कि तानिया कहाँ है और उसने ये पैसे कहाँ से लिए, वो शख्स वापस मुड़ चुका था। उनके पास अब इतना वक्त ना था कि इस मामले की तहकीक करती। जल्दी से पैसे लेकर काउंटर पर गई ताकि उनके शौहर का ऑपरेशन शुरू हो सके। वो एक कमरे में बैठी अपने नसीब पर मातम कर रही थी कि एक ये वक्त भी आना था कि उसे उसी शख्स से शादी करनी पड़ रही थी जिसे वो सबसे ज्यादा नापसंद करती थी। इसने पिछले 5 सालों से जावियार की शक्ल ना देखी थी और न ही उससे किसी किस्म का कोई राबता था। और ये तो उसके बिल्कुल भी वहमो गुमान में न था कि उसे इसी के दर पर मदद मांगने आना होगा। दरवाजे पर दस्तक हुई और वो अंदर दाखिल हुआ। उसके साथ मौलवी और 3-4 दोस्त भी थे। बेबसी भरे आंसू आंखों में लाते हुए उसने अपने दुपट्टे के चेहरे पर घूंघट तोड़ लिया और चुपचाप निकाहनामे पर दस्तखत कर दिए। निकाह के फौरन बाद ही सब लोग चले गए। अब कमरे में सिर्फ वो दोनों ही थे। अब तो निकाह हो गया है ना, अब तो मैं किसी किस्म की कोई फिक्र करने की या बात करने की जरूरत नहीं। प्लीज मुझे जाने दो, मुझे पैसे दे दो। मेरे पापा का ऑपरेशन अगर आज नहीं हुआ तो उनकी जान को बहुत बड़ा खतरा लाहक हो सकता है। तानिया ने उसके आगे हाथ जोड़ते हुए कहा। उसका फोन भी बैटरी खत्म होने की वजह से बंद हो चुका था, वरना वो अपनी माँ को कॉल करके उनके हालात में मालूम कर लेती कि वहां पर क्या चल रहा है, और उसे इतना तो यकीन था कि वो लोग हरगिज भी तब तक ऑपरेशन शुरू नहीं करेंगे जब तक वो पैसे अदा नहीं करेगी। जावियार ने उसके चेहरे पर छाई परेशानी और आंखों में आंसू देखे और अपने अंदर सुकून सा फैलता हुआ महसूस किया। उसने हरगिज भी नहीं बताया कि वो पैसे भेज चुका है। तुम्हें क्या लगता है मैं इतना बेरहम हूं कि अपने दुश्मन की जान बचाने के लिए पैसे दूंगा? सोफे पर बैठते हुए उसने सुकून से कहा। तो वो सफेद पड़ गई। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम मेरे साथ वादा खिलाफी नहीं कर सकते, हमारी डील हुई थी। उसे चीखते चिल्लाते देखकर जावियार के दिल को ठंडक पहुंच चुकी थी। वो हाथ छाड़ते हुए खड़ा हुआ। हाँ, डील तो हुई थी, लेकिन अब मेरा मूड बदल चुका है। उस वक्त मुझे तुम्हारी शक्ल जहर लग रही है और मेरा दिल तुम्हारे करीब आने को नहीं चाह रहा। तो मैं अपनी ख्वाहिश कैसे पूरी करूंगा? और जाहिर है जब मैं अपनी ख्वाहिश पूरी करूंगा तभी तो तुम्हें पैसे दूंगा। वो कुछ लम्हे को रुका और फिर दरवाजे की जानिब बढ़ता हुआ बोला। मैं तो जा रहा हूँ और तुम अपना हिसाब करो कि ये तुम लोगों की किन कर्मों की सजा है जो मिल रही है।
जावियार ने दरवाजे को बाहर से लॉक कर दिया। तानिया एकदम से भागती हुई दरवाजे की जानिब गई, लेकिन देर हो चुकी थी। वो दरवाजे को लॉक लगाकर जा चुका था। वो दरवाजे पर जोर से दस्तक देते हुए कहने लगी, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे अस्पताल जाना है, मेरे बाबा को मेरी ज़रूरत है। मुझे नहीं मालूम कि तुम किस बात का बदला ले रहे हो, प्लीज़ मुझे जाने दो। वो वहीं दरवाजे के साथ ज़मीन पर बैठती हुई चली गई। प्लीज़ मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारे साथ पहले जो कुछ भी किया था वो नादानी और कम उम्री में किया था। तुम ऐसा नहीं कर सकते। उन पुरानी बातों को लेकर तुम मेरा हाल और मुस्तकबिल बर्बाद नहीं कर सकते। प्लीज़ मुझे जाने दो। तानिया के रोने धोने और चीखने चिल्लाने का कोई फ़ायदा न था, क्योंकि जावियार वहाँ से जा चुका था। अपार्टमेंट से बाहर निकलकर उसने अपने ख़ास आदमी को कॉल की। हाँ रशीद, बोलो, तुमने पैसे अस्पताल पहुंचा दिए थे? जवाब मिला कि जी सर, जैसा आपने कहा मैंने पैसे पहुंचा दिए और ऑपरेशन भी शुरू हो चुका है। आप फिक्र मत कीजिए, वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। दूसरी तरफ से खुशामदाना अंदाज इख्तियार किया गया। फ़ोन बंद करके जेब में डालते हुए वो तल्ख हंसा। मुझे किस बात की फिक्र होगी? मेरी बला से वो शख्स जिए या मरे, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? फिर कुछ सोचकर उसने उसी को पैगाम भेजा कि तानिया पर नजर रखे, वो किसी भी सूरत उस अपार्टमेंट से बाहर ना निकले। अभी तो वक्त आया था कि वो अपने साथ किए गए एक एक जुल्म का बदला लेता, और वो ये मौका हरगिज़ भी अपने साथ से जाने नहीं देना चाहता था। यतीमी किसे कहते हैं, ये जावियार को अच्छे मानों में अपने चचा के घर आकर एहसास हुआ था, जब आपकी मोहब्बत, शफकत और माँ का लाड प्यार सब कुछ उससे छिन चुका था। 10 साल की उम्र में ही उसको इतना शऊर आ गया कि वो लोगों के रवैये समझने लगा कि कौन उसके साथ मुखलिस है और कौन नहीं। माँ बाप की वफात के बाद जब चचा चची ने उसके सर पर हाथ रखा और उसको बहुत प्यार से अपने घर लेकर आए, तो वो बहुत खुश था कि अब उसको फिर से माँ बाप का प्यार मिलने वाला है, क्योंकि चचा उसके बाप की जिंदगी में उससे बहुत प्यार करते थे और उसको सर आंखों पर बिठाते थे। लेकिन चचा के घर आकर उसके साथ जो कुछ हुआ, वो कितनी संगीन किस्म की गलतफहमी लेकर उस घर में आया। शुरू शुरू में तो चचा और उनकी बेटी का रवैया उसके साथ अच्छा रहा, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बदलने लगे। उनका प्यार गुस्से में बदलने लगा और शफकत की जगह लापरवाही ने ले ली। आंखों में हर वक्त सावियार के लिए बेजारी से छाई रहती। वो बच्चा था, लेकिन फिर भी उनके इस रवैये को बहुत महसूस करता। उसकी पढ़ाई छुड़ा दी गई और घर के सारे काम उसके जिम्मे लगा दिए गए, लेकिन फिर लोगों के कहने की वजह से उन्होंने उसके गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला करवा दिया। स्कूल से आकर घर के सारे काम उसी के जिम्मे थे, और अगर उन कामों को करने में थोड़ी सी भी देर हो जाती तो हसन साहब के गुस्से का निशाना उसे बनना पड़ता। अपने बाप की देखा देखी तानिया भी शुरू से ही जावियार को नापसंद करने लगी और उससे बिला वजह का ही बैर पाल लिया। जब तक बात जुबानी कलामी, तल्ख कलामी और छिड़कियों तक थी, तब तक तो ठीक था, लेकिन फिर उन्होंने इस पर हाथ भी उठाना शुरू कर दिया। जावियार को आज भी अच्छे से याद था वो दिन जब उन्होंने पहली बार उस पर हाथ उठाया था। बाबा, मेरा फेवरेट कलर बॉक्स नहीं है यहाँ पर, किसी ने चुरा लिया है। 10 साला तानिया के रोने की आवाज कमरे से बाहर तक आ रही थी। वो बाहर की सीढ़ियों पर बैठा अपने ख्यालों में खोया हुआ था, जब वो उसके सर पर आकर पूछने लगे, कहाँ है मेरी बेटी का कलर बॉक्स? मुझे यकीन है कि तुमने ही चुराया होगा। जावियार एकदम से परेशान होकर उठ खड़ा हुआ। चचा जान, मैंने किसी का कोई कलर बॉक्स नहीं चुराया, मैंने तो देखा भी नहीं। मगर उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही उन्होंने एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर रसीद कर दिया। मैंने गलती की कि तुम्हें यतीम जानकर अपने घर में ले आया, पनाह दी, रहने को छत दी और खाना भी न दिया, और तुम हमारे घर में चोरी कर रहे हो। वो बुरी तरह से नीचे गिरा था। घुटनों और हाथों पर अच्छी खासी चोट लगी थी, लेकिन उस वक्त उसे सिर्फ इस इल्जाम की फिक्र थी जो उस पर लगाया जा रहा था। वो फिर से खड़ा होकर हाथ जोड़ते हुए कहने लगा, चचा जान, मुझसे कसम ले ले, मैंने कोई चोरी नहीं की। अपने बाप की शय पाकर तानिया बोली, बाबा, इसी ने चुराया होगा, और रोने लगी। उसका रोना देखकर हसन साहब से बर्दाश्त न हुआ, तो वो बेदरेक सावियार को मारने पीटने लगे कि मेरी बेटी का कलर बॉक्स वापस करो, वरना तो मैं छोड़ूंगा नहीं। वो तो राहत बेगम ने आकर उसकी जान छुड़वाई, वरना शायद वो उसके साथ क्या ही कर देते।
राहत बेगम उसके साथ जिस हद तक मुमकिन होता अच्छा सलूक करने की कोशिश करती। अपनी बेटी तानिया को भी समझाती थी, लेकिन वो वही करती थी जो वो अपने बाप को करता हुआ देखती थी। उस दिन के बाद से तो हसन साहब का हाथ जैसे खुल ही गया। वो बात बात पर जावियर पर हाथ उठा देते और उनकी तकलीद करते हुए तानिया का भी दिल चाहता और उसके साथ ज्यादती करती थी। वो उसे कहती कि तुम एक गंदे लड़के और तुमने अपने माँ बाप की जान ले ली, तुम एक बुरा साया हो। ये सब कुछ वो अपने बाप से सुनती आ रही थी और यही कुछ उसके मुंह पर भी आकर कहती थी और जावियर का दिल चलने लगता। उसे तानिया से नफरत सी महसूस होने लगी। जब तक वो बच्चा था वो समझने की कोशिश करता रहा और जब शऊर आने लगा तो तानिया उसे और भी बुरी लगने लगी, क्योंकि उन बाप बेटी के जुल्म सितम का दुरानिया पहले से बढ़ गया था। उनके रवैये में शिद्दत पसंदी आ गई थी। कभी वो उसको 2 दिन का भूखा रखते, उसके आगे पड़ी रोटी उठा ली जाती, सालन की प्लेट को ठोकर मारकर दूर कर देते। नौकरों से भी बदतर सलूक उसके साथ होता था। उसे याद था जब उसकी 10वीं क्लास का रिजल्ट आया था और गवर्नमेंट स्कूल में होने के बावजूद उसने अच्छे नंबर से टॉप किया। हरदानिया एक सब्जेक्ट में फेल हो गई। पूरे खानदान में इस बात का चर्चा हुआ तो हसन साहब गुस्से से तिल मिलाते हुए घर आए। वह जमीन पर बैठा खाना खा रहा था। उन्होंने आते ही लात मारकर उसके खाने की प्लेट दूर फेंक दी और उसको बालों से पकड़कर खड़ा किया। तकलीफ की शिद्दत से उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। चाचा जान, अब मैंने क्या किया है? कोशिश के बावजूद उसे अपना कोई भी कसूर याद नहीं आ रहा था। सारे काम जो उन्होंने दिए थे वो कर चुका था, तो अब वो समझ नहीं पा रहा था कि ये मार किस सिलसिले में पड़ रही है। अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि लोगों को बताओ कि तुमने टॉप किया और मेरी बेटी फेल हो गई। तुम्हारी इतनी जरूरत। उन्हें जाने ये क्यों लग रहा था कि जावियर ने ही सबको उनकी बेटी के फेल होने का बताया है। उसी वक्त वो भी चली आई। तानिया की आंखों में उस वक्त नफरत के अंगारे दहक रहे थे। बाप के कंधे से लगकर वो रूहान सी लहजे में कहने लगी, बाबा इसी ने सबको मेरे फेल होने का बताया है। ये चाहता ही नहीं था कि मेरा पर्दा रह जाए। और आपको पता है, ये सबको बताता रहता है कि मेरे चचा मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करते, इसलिए तो सब खानदान वाले आपको बातें करते हैं। उन्होंने भरपूर शिद्दत से जावियर के चेहरे पर थप्पड़ रसीद कर दिया। तुम एक गंदी नाली के कीड़े हो। मैंने तुम्हें अपने घर में इतने सालों से रखा, तुम्हें पढ़ा लिखा रहा हूं, तुम इसका सिला ये दे रहे हो कि मेरे अपने लोगों को मेरे खिलाफ कर रहे हो। वो रोने लगा। मैंने किसी को भी आपके खिलाफ नहीं किया, मेरा यकीन कीजिए। वो गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन दूसरी तरफ परवाह ही किसे थी। उन्हें तो बस एक बहाना चाहिए था। तानिया भी साथ ही साथ बाप को उसकी शिकायतें भी लगाती जा रही थी। बाबा ये मेरा कोई काम नहीं करता, मैं अगर कोई काम करने का कहूँ तो मुझे कहता है कि मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। हसन साहब ने गुस्से से नीचे पड़े जावियर को ठोकर मारी। तुम नौकर हो, तुम हमारे नौकर हो, मेरी बेटी के नौकर हो, और ये तुम्हें जैसा कहेगी तुम वैसा ही करना पड़ेगा। और अगर तुम्हें ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगा। आई समझ? बाप की शह ने तानिया को मौका दे दिया था। वो जावियर को नौकरों की तरह ट्रीट करने लगी। अपने दोस्तों के सामने उसका मजाक बनाती, उसको अपना नौकर कहती, और वो कैसे खुद पर जबर करता था ये वही जानता था। और उसके पास अभी कोई भी ठिकाना ना था और वो दुनिया के बारे में समझ बूझ भी नहीं रखता था। उसकी शख्सियत बिल्कुल मसख हो चुकी थी। उसके अंदर इतना एतमाद ही ना था कि वो उस घर से बाहर निकले या कहीं और जाने का सोचे भी। कभी कभी उसका दिल चाहता कि सब कुछ छोड़कर वो भाग जाए, लेकिन फिर वही सवाल उठ खड़ा होता था कि वो जाएगा कहाँ। बाप के रिश्तेदारों में से तो सिर्फ यही चचा थे और माँ के 2 भाई थे जो बाहर के मुल्क रहते थे। वो जानता था कि उसके पास यहाँ रहने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं, इसलिए वो सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त करने पर मजबूर था। लेकिन आए दिन उसकी इन बाप बेटी से नफरत बढ़ती जा रही थी। एक रोज जोरों शोर से बारिश हो रही थी जब तानिया ने उसे बाहर से खाना लाने को कहा। जावियर पहले ही बुखार से तप रहा था और उसके अंदर उठने की भी हिम्मत ना थी। उसने शाइस्तगी से इनकार कर दिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं और मैं इस बरसती बारिश में नहीं जा सकता। और ये उसकी बहुत बड़ी गलती ठहराई गई। तानिया उस वक्त हसन साहब को बुला लाई, जिन्होंने उसके बुखार की भी परवाह न की और उसे बरसती बारिश में लॉन में धक्का देकर फेंक दिया और घर के अंदरूनी दरवाजे बंद कर दिए। वो कई घंटे बारिश में भीगता रहा था और आखिर उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई
کہ وہ بے ہوش ہی ہو گیا۔ وہ خوش تھا کہ شاید اب وہ مر جائے اور اس کی جان چھوٹ جائے گی، لیکن اتنی جلدی دکھوں تکلیفوں کا خاتمہ کہاں ممکن ہوتا ہے۔ گھر کے چوکیدار کو اس پر رحم آیا تو وہ اسے لے کر ہسپتال چلا گیا، جہاں بڑی مشکل سے اس کی جان بچائی گئی تھی۔ اس کے بعد سے تو اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ ہرگز بھی اب اس گھر میں نہیں رہے گا۔ چوکیدار انکل بھی اس پر روز روز کے مظالم سے بہت پریشان آ گئے تھے، لیکن وہ غریب آدمی تھے جو کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن اس بار ان کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو گیا اور انہوں نے زاویار کو کہا کہ میرا خیال ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ تم یہ گھر چھوڑ دو، دنیا کا سامنا کرو اور باہر نکلو، اپنے حصے کی مشقت کماؤ اور اپنی زندگی کو بدلو۔ ان کی باتوں سے زاویار کو پہلی بار کچھ حوصلہ ہوا کہ وہ بھی زندگی میں کچھ کر سکتا ہے۔ یوں بھی وہ 17 سال کا ہو چکا تھا۔ ڈسچارج ہونے کے بعد چوکیدار انکل اس کو اپنے پرانے صاحب کے گھر پر چھوڑ کر آ گئے۔ ان کو ایک ایماندار لڑکے کی ضرورت تھی جو ان کے اندر اور باہر گھر کے کام کر سکے۔ زاویار نے کام کرنا شروع کر دیا اور جب پہلی بار اس کو اس کی محنت کی کمائی عزت کے ساتھ اس کے ہاتھ پر رکھ کر دی گئی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اتنی ذلالت کے بعد عزت کا یہ نیا احساس اس کے لیے بہت انوکھا اور عجیب تھا، اور اب وہ یہ دیکھ تو چکا ہی تھا کہ اس دنیا میں اگر عزت کمانی ہے تو اس کے لیے پہلے پیسہ کمانا ہوگا، اور وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ اسے اب زندگی میں کیا کرنا ہے۔ وہ وہیں دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے یہی سوچ رہی تھی کہ آخر زاویار یہ سب کیوں کر رہا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اسے اس کے بچپن کی وجہ سے ان لوگوں پر بہت غصہ ہے اور وہ اس لیے یہ سب کر رہا ہے کہ ان سے بدلہ لے تاکہ وہ ظلم اور ستم جو تانیہ اور اس کے باپ نے اس پر کیے تھے وہ اب ان کا حساب لے۔ سوچتے سوچتے اس نے سر ہاتھوں میں تھام لیا اور سوچنے لگے، میں نے جو کچھ بھی کیا وہ نادانی میں اور ناسمجھی میں کیا تھا۔ میں اس وقت کم عمر تھی اور اپنے بابا کے کہنے میں تھی، اس لیے بغیر سوچے سمجھے یہ سب کرتی رہی۔ بعد میں احساس ہوا جب کچھ شعور آیا تو پتہ چلا کہ میں کتنا غلط کرتی رہی۔ وہ یہ اس سے کہنا چاہتی تھی لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ وہ تانیہ کے ساتھ جو کچھ بھی کر رہا تھا وہ اس کے انتقام کا ہی ایک حصہ تھا، لیکن تانیہ کو اس وقت اس کے انتقام اور بدلے سے کوئی غرض نہ تھی۔ وہ صرف ہسپتال جا کر اپنے باپ کو دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ کب وہیں پر ٹیک لگائے سو گئی، اسے کچھ ہی پتہ نہ چلا۔ جب آنکھ کھلی تو خود کو ایک انجان جگہ پر پا کر پہلے تو اسے کچھ سمجھ ہی نہ آیا کہ وہ کہاں پر ہے، پھر جب سب یاد آنے لگا تو وہ چونک گئی۔ دروازہ ابھی تک باہر سے بند تھا، نہ جانے کتنی دیر گزر چکی تھی، اور وہ رونے لگی۔ یا اللہ، یہ کیسا امتحان ہے، میں نے اس پر اعتبار کر کے کتنی بڑی غلطی کر دی۔ وہ تو اپنے انتقام کے آگے کچھ بھی نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ کچھ دیر گزری کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور زاویار اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر کہنے لگا، تمہارا باپ بھی سوچ رہا ہوگا کہ اس وقت جب میں زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہوں میری بیٹی کہاں ہے؟ تانیہ نے غصے سے کھڑے ہو کر اس کا گریبان پکڑ لیا۔ تم یہ سب میرے ساتھ کیسے کر سکتے ہو؟ میرے باپ کو میری ضرورت ہے اور مجھے جانا ہے۔ وہ اسے دھکا دیتے ہوئے باہر کو بھاگ گئی۔ اس بار زاویار نے اسے روکنے کی بالکل بھی کوشش نہ کی۔ وہ جو کچھ بھی کرنے کا ارادہ رکھتا تھا وہ تو وہ کر کے ہی رہتا۔ تانیہ کا یوں بھاگ جانا اس کے نزدیک بڑی بات نہ تھی۔ ہسپتال پہنچ کر بے تابی سے وہ اپنی ماں کو تلاش کرنے لگی۔ ایک جگہ راحت بیگم اسے بیٹھی نظر آئی تو وہ بھاگ کر ان کے پاس گئی۔ امی، ابو کیسے ہیں اور ان کا آپریشن ہوا یا نہیں؟ مجھے معاف کر دیں۔ وہ ان کے گلے لگ کر رونے لگی۔ راحت بیگم نے پیار سے اس کے سر پر تھپکی دیتے ہوئے کہا کہ تمہارے دیے ہوئے پیسے مل گئے تھے، لیکن تم یہ بتاؤ کہ تم خود کہاں پر تھی؟ تم پورے ایک دن بعد واپس آ رہی ہو۔ میں نے پریشانی میں تمہیں کتنی بار کال کی لیکن تمہارا نمبر بھی بند جا رہا تھا۔ تانیہ کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ انہیں اب کیا کہے۔ کیا وہ انہیں نکاح کے بارے میں بتا دے یا نہیں؟ ایک گہری سانس لے کر اس نے فیصلہ کیا کہ اسے اپنی ماں کو اس نکاح کی ڈیل کے بارے میں بتانا ہی ہوگا کہ کس شرط پر زاویار نے انہیں پیسے بھیجے تھے، لیکن اس وقت وہ اس کی کوئی بات سننے کے موڈ میں نہ تھی۔ بولی، تمہارے بابا کو صبح ہوش آ گیا تھا اور تب سے مسلسل تمہارے بارے میں ہی پوچھ رہے تھے۔ اب جلدی سے چلو، انہیں دیکھو، ان سے بات کرو تاکہ انہیں تمہیں دیکھ کر چین آئے۔ وہ بھی سب کچھ بھلاتے ہوئے جلدی سے باپ کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ڈاکٹرز کے مطابق آپریشن کامیاب ہو گیا۔
अब यही कोशिश करनी थी कि उन्हें मजीद किसी धचके से बचाया जाए। कोई टेंशन ना थी, बस परेशानी वाली बात करने से डॉक्टर ने सख्ती से मना कर दिया। इसलिए उसने अपने बाप से कुछ भी ना पूछा कि उन्हें किस वजह से ये सब पेश आया। वो उनके साथ इधर उधर की बातें करती रही, उनका दिल बहलाती रही। वो खुश थी कि उसकी डील के बदले उसके बाप को जिंदगी और सेहत मिल गई थी। वो एक होटल में बैठा अपने दोस्त के साथ लंच कर रहा था। तुम जानते भी हो कि तुमने कितना गलत किया, फाइक ने जावियार को डांटते हुए कहा। तुम निकाह जैसे मुकद्दस रिश्ते को एक डील कैसे बना सकते हो? अगर तो तुम्हें उस लड़की से मोहब्बत थी तो तुम वैसे ही उससे निकाह कर लेते। ये डील करने की क्या जरूरत थी? फाइक की बात सुनकर वो जोर जोर से हंसने लगा। मोहब्बत? तुम्हें लगता है कि मैं उस लड़की से मोहब्बत करूंगा जिससे मैं सारी जिंदगी नफरत करता आया हूं? कि तुम मेरे बचपन के वो सारे निशान भूल गए जो उन बाप बेटी ने मिलकर मेरे जिस्म और मेरी रूह पर लगाए थे? आज तक उन जख्मों से खून रसता है और मैं उनको हरगिज भी माफ नहीं करूंगा। फाइक ने उसकी आंखों में देखा, जिनसे साफ नजर आ रहा था कि अब वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। वो दहल कर रह गया। इतनी मुश्किल से तो वो जिंदगी में आगे बढ़ा था और एक कामयाब इंसान बना था, और अब फाइक हरगिज नहीं चाहता था कि उसका दोस्त नफरत और इंतकाम के चक्कर में पड़कर अपने आप को तबाह कर ले। जावियार, देखो मेरी बात सुनो। तुम ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुके हो। तुम उनको बिजनेस में हरा चुके हो, उनको दिवालिया कर चुके हो। तुम्हारी वजह से तुम्हारे चचा को हार्ट अटैक हो गया है और वो अस्पताल पहुंच गए। अब इससे ज्यादा तुम और क्या चाहते हो? जावियार ने कुर्सी से टेक लगाई और सुकून भरे लहजे में कहने लगा, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो कि होता क्या है। फाइक ने हाथ उठाकर उसके लिए दुआ की। उससे ज्यादा वो कर भी क्या सकता था? समझाने का जावियार पर कोई असर ही न था। 2 दिन से तानिया अस्पताल में अपने बाप की खातिरदारी में लगी रही और आखिरकार उन्हें डिस्चार्ज मिल ही गया। डॉक्टर के मुताबिक वो ठीक थे और अब घर जा सकते थे। वो डिस्चार्ज स्लिप लेकर जैसे ही मुड़ी तो किसी से टकरा गई। तुम क्या हर एक से टकराती फिरती हो या जानबूझकर मुझसे? जावियार की भारी आवाज सुनकर वो चौंक गई। मुझे तुमसे टकराने का कोई शौक नहीं। वो गर्दन पीछे फेंक कर हंसने लगा कि तुम्हें शौक होना चाहिए। अब तुम मेरी बीवी हो और मुझसे नहीं टकराओगी तो किससे? तानिया ने बहुत मुश्किल से अपने आप पर काबू पाया। तुम चाहते क्या हो? जावियार की अस्पताल में मौजूदगी उसे खटक रही थी। मैं क्या चाहता हूँ वो तो तुम देख ही लोगी, और मेरा ख्याल है कि तुमने अपने माँ बाप को हमारे रिश्ते के बारे में नहीं बताया, तो मैंने सोचा कि मैं अपने वलीमे का कार्ड खुद ही चचा जान और चची जान की खिदमत में पेश कर दूं। वो उस वक्त इंतहा का संजीदा लग रहा था। तानिया के पैरों तले से जमीन निकल गई और वो घबरा कर इधर उधर देखने लगी। प्लीज तुम ऐसा मत करो। मैंने अभी वाकई में अम्मी अबू को कुछ नहीं बताया। अभी बाबा की तबीयत ठीक नहीं, जैसे ही वो ठीक होंगे मैं खुद उनको इस बारे में बता दूंगी। जावियार ने उसे हाथ से एक तरफ किया और बोला कि हटो पीछे, मैं जो करने आया हूं वो करके रहूंगा। वो उसके पीछे भागकर उसका बाजू थामकर इल्तिजाई अंदाज में कहने लगी, नहीं, मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगी। तुम ऐसा नहीं कर सकते। प्लीज मेरी बात मान लो और ऐसा मत करो। और उसके पीछे भागती हुई उस कमरे तक आई जहां उसके बाबा एडमिट थे। दरवाजा खोलकर जावियार शैतानी मुस्कुराहट चेहरे पर लिए अंदर दाखिल हुआ। उसे देखकर हसन साहब के चेहरे पर नफरत आ गई। पूरे जोर से चिल्लाते हुए कहने लगे, तुम यहाँ क्या करने आए हो? क्या मेरी बेबसी का तमाशा देखने? मुझे इस हाल में भी पहुंचाकर तुम्हें सुकून नहीं मिला? तानिया ने हैरानी से उन्हें देखा तो वो उसे बताने लगे कि मेरी बर्बादी के पीछे उसी का हाथ है। उसी ने मेरे सब अकाउंट्स और कस्टमर का डेटा हैक करके मुझे दिवालिया कर दिया, और इस दिन उसी की कॉल की वजह से मुझे हार्ट अटैक हुआ। तुम चले जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। इतने गुस्से से बोलने की वजह से उनकी सांस तेजी से फूलने लगी। तानिया ने जावियार के सामने हाथ जोड़ दिए और कहा कि प्लीज तुम इस वक्त यहाँ से चले जाओ। जावियार ने उसे नजरअंदाज किया और सोफे पर जाकर बैठ गया। फिर हसन साहब की तरफ देखते हुए तंज करते हुए बोला, आपको अब मुझे रोज देखना पड़ेगा। आखिर को मैं आपका इकलौता दामाद हूँ। तानिया ने आंखें मींच ली। वो जावियार से यही तवक्को कर सकती थी। क्या बकवास है, ये तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई खुद को मेरा दामाद कहने की? मैं तुम्हें अपने घर का नौकर ना बनाऊं। हसन साहब की आवाज गुस्से की शिद्दत से बुलंद हुई
तो जावियार एकदम सोफे से उठा और उनके चेहरे के पास आकर सरगोशी में बोला, आपको क्या लगता है कि मैं यहाँ अस्पताल में आपकी तीमारदारी करने की गर्ज से आया हूँ? नहीं, मैं आपको ये बताने आया हूँ कि हसन साहब, अब मैं आपका दामाद बन चुका हूँ और आपकी बेटी अब मेरी बीवी बन चुकी है और मैं इसे यहाँ से आपकी नजरों के सामने ले जाऊंगा और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हसन साहब ने बेयकीनी से तानिया की तरफ देखा, जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो चुपचाप गुमसुम खड़ी थी। उस वक्त वो कुछ भी कहने की हालत में न थी। जावियार ने हसन साहब के सामने तानिया का हाथ पकड़ा और उसे जबरदस्ती घसीटते हुए वहां से ले गया। उसने मज़ाहमत की तो जावियार ने उसे ये कहकर चुप करवा दिया कि क्या चाहती हो, अब तुम्हारी स्टील के बारे में भी तुम्हारे बाप को बता दूं कि तुमने अपनी इज्जत का सौदा मेरे साथ इसकी सेहतयाबी की अवज़ किया है। तो वो चुप होकर रह गई। वो हरगिज़ भी नहीं चाहती थी कि ये बात उसके पापा को पता चले। अपार्टमेंट में आते ही तानिया ने अपना हाथ छुड़वाया और उस पर चिल्लाते हुए बोली कि अच्छा तो वो तुम थे जिसने मेरे बाप को इस हाल में पहुंचाया। तुम इतने नीच भी हो सकते हो, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। जिस शख्स ने तुम्हें इतने साल अपने घर में रखा, तुम उसके साथ ये सब करोगे? तुम्हें शर्म नहीं आई उनसे ये सब कुछ छीनते हुए? जावियार ने एक झटके से उसके दोनों बाजू पकड़कर उसे अपने करीब किया और एक एक लफ्ज चबाते हुए कहने लगा, मैंने उनसे कुछ नहीं छीना, मैंने अपना हक वसूल किया है, वो हक जिस पर तुम्हारा बाप इतने सालों से कब्जा किए बैठा था। तानिया ने नासमझी से उसे देखा। उसे कुछ समझ भी नहीं आया कि वो क्या कहना चाह रहा है। तुम्हारे बाप ने मेरे बाप के मरने के बाद उनके सारे बिजनेस, प्रॉपर्टी, दौलत सब पर कब्जा कर लिया और मुझे अपने घर पर ले जाकर जुल्म सितम करना शुरू कर दिए कि मैं कहीं उनसे अपना हक न वापस ले लूं या मुझे इस बारे में पता न चल सके। लेकिन कब तक? आखिर मैंने आज अपना सब कुछ वापस ले ही लिया, वो भी सूद समेत। उसने तानिया को गहरी नजरों से देखते हुए कहा तो वो अंदर ही अंदर सिमट गई। मैंने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत साल लगाए हैं, बहुत मेहनत की है, दिन रात मेहनत मजदूरी करके मैंने खुद को इस काबिल बनाया है। आज वक्त मेरी मुट्ठी में है। तानिया के लिए ये सब जानना बहुत हैरान कुन था कि अब तक वो जिस दौलत जायदाद पर फख्र करती आ रही है वो सब उसका नहीं बल्कि जावियार का हक था। थोड़ी देर के बाद तानिया के मोबाइल पर कॉल आई। राहत बेगम रो रही थी। वो परेशान हो गई। क्या हुआ, बाबा ठीक तो है ना? आप लोग तो घर चले गए होंगे अब तक। उसकी अम्मी रोते हुए कहने लगी कि नहीं, हम अस्पताल में हैं। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे बाबा को फिर से अटैक हुआ था और इस बार वो बच नहीं पाए और वो फौत हो गए हैं। तानिया के सर पर तो जैसे आसमान ही फट पड़ा। जावियार ने भी चौंकर मोबाइल फोन से आती हुई आवाज सुनी और एकदम से वो पीछे हुआ। ये खबर सुनकर उसे यकीन आया। तानिया रोने और तड़पने लगी और पहली बार जावियार को उस पर तरस आया। वो भी अब यतीम हो गई थी और इस वक्त उसके दिल की जो हालत थी वो बखूबी समझ सकता था। ये दुख तो वो काफी अरसे से झेलता आ रहा था और तानिया को संभालते हुए साथ अस्पताल ले गया और फिर बाकी सब इंतजामात उसे ही देखने पड़े। हसन साहब के इंतकाल को 10वां दिन था। उस रोज घर में दाखिल हुआ तो सन्नाटा छाया हुआ था। उसके कदमों की चाप सुनकर वो कमरे से बाहर निकली। बहुत खुश हो गए ना? जो तुमने चाहा वो कर लिया, यहाँ तक कि अपने दुश्मन की जान भी ले ली। जावियार गुस्से से बोला, मैंने उनकी जान नहीं ली, मैंने उन्हें सिर्फ इस तकलीफ का छोटा सा हिस्सा दिया था जो मैंने बरसों से ही। तानिया ने अपना सब्र खो दिया और उसका गिरेबान पकड़ते हुए वो चिल्लाने लगी, तुमने मारा है मेरे बाप को, तुम कसूरवार हो। सब कुछ तो ले लिया था तुमने, लेकिन मेरे बाप को तो छोड़ देते। जावियार ने सख्ती से उसके हाथ कॉलर से छुड़वाए। मैंने उन्हें नहीं मारा। उसी वक्त राहत बेगम भी अंदर से चली आई। तुम लोगों के निकाह की खबर जिस अंदाज में उन्हें मिली थी उनका दिल बर्दाश्त नहीं कर पाया और इस दफा होने वाले हार्ट अटैक की वजह से उन्होंने इस दुनिया को ही खैराबाद कह दिया। जावियार को भी अंदाजा था कि उन्हें हार्ट अटैक इसी वजह से होगा, लेकिन वो अपने आप को हक पर समझता था। उस वक्त भी उसने यही किया और कहने लगा कि मेरी कोई गलती नहीं थी। उनका वक्त इसी तरह मुकर्रर था और वो चले गए। तानिया उसके सामने आते हुए बोली, हाँ तो अब तुमने सोचा कि वो तो चले गए, तो क्यों ना अब मैं अपनी डील पूरी करने आ जाऊं? आखिर तुम और कर भी क्या सकते हो? एक बात याद रखना, मैं तुम्हें सारी जिंदगी माफ नहीं करूंगी। तुमने मेरा बाप मुझसे छीना है। जावियार ने स्पार्ट नजरों से उसे देखा और एक और धमाका किया।
मैं ये घर भी तुम लोगों से छीन चुका हूँ। तुम्हें याद तो होगी वो चोरी जो पिछले महीने तुम लोगों के घर में हुई थी। तुम्हारे घर के कागजात भी उसी चोरी में शामिल थे और वो मैंने ही करवाई थी। और अब वो कागजात मेरे नाम पर हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि तुम लोगों को इस घर से निकलने का भी वक्त आ गया है। राहत बेगम ने जावियार के आगे हाथ जोड़ दिए। तुम ऐसा नहीं करो, हमसे ये छत मत छीनो। अगर हमें यहाँ से निकाल दिया तो हम कहाँ पर जाएंगे? और ये तो तुम्हारी बीवी है ना, तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम इसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? लेकिन वो ऐसा कर चुका था और ये उसके इंतकाम के ताबूत में आखिरी कील था। तानिया अपने और अपनी माँ के दो जोड़े कपड़ों में एक दारुल अमान में चली गई। जावियार के लिए उसके दिल में जो थोड़ी बहुत हमदर्दी पैदा हुई वो अब फिर से नफरत में बदल चुकी थी। वो उसको अपने बाप की मौत का जिम्मेदार समझती थी और अब उसे कभी भी माफ नहीं कर सकती थी। मैंने तुम्हारे साथ जो किया नादानी और कम उम्र में किया, लेकिन तुमने जानते बूझते मेरी और मेरे बाप की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं तुम्हें हरगिज़ भी इसके लिए माफ नहीं करूंगी। अब देखो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। राहत बेगम बहुत परेशान थी कि अब क्या होगा। वो दोनों अर्श से फर्श पर आ चुके थे। तानिया ने उन्हें तसल्ली दी और कहा कि मैं कुछ दिनों में जॉब तलाश कर लूंगी और फिर हम दोनों किराए के मकान में शिफ्ट हो जाएंगे। आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। जावियार को उन दोनों के बारे में सब मालूम था कि वो कहाँ पर हैं और उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है। जब भी वो चाहता कि उनके साथ अच्छा होने की कोशिश करे, तब तब उसे तानिया और उसके बाप के जुल्म सितम और वो जिंदगी याद आ जाती और फिर से वो जालिम और पत्थर दिल बन जाता, जिस पर अब सिर्फ और सिर्फ बदले का ही भूत सवार था। जावियार ने हर मुमकिन कोशिश की कि तानिया को कहीं भी जवाब ना मिल सके। वो जिस कंपनी में अप्लाई करने जाती थी वो पहले ही वहां पर बात कर देता था कि तानिया को किसी सूरत जवाब नहीं मिलना चाहिए। यही वजह थी कि कई दिन की मुशक्कत और मेहनत के बावजूद उसे नहीं मिल पा रही थी। जावियार को 1 साल के लिए मुल्क से बाहर जाने का मौका मिल रहा था, तो उसने देर न की और रशीदा को सब कुछ समझाकर वो एक नए सफर पर रवाना हो गया। 1 साल बाद जब वो लौटा तो बहुत कुछ बदल चुका था। कंपनी के इंतजामात काफी अरसे से रशीद के हाथों से ही गुजर रहे थे। उससे रशीद पर मुकम्मल एतबार भी था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसे कुछ खटक रहा था। ये वजह थी कि उसने आते ही सारे इंतजामात अपने हाथ में लेने शुरू कर दिए और तभी उस पर यह होलनाक इंकशाफ हुआ कि रशीद उसकी कंपनी में बहुत बड़ा गबन कर चुका है। अपने वफादार मुलाजिम से उसे बेईमानी की तवक्को हरगिज़ पे न थी। वो उसे पूछने के लिए जो उसके घर पहुंचा तो उसके साथ तानिया को बैठे देखकर आंखें फटने को हो गई। वह रशीद से कह रही थी कि मैंने तुमसे जो कहा तुमने हर बात का मान रखा, यहाँ तक कि तुमने अपने ही बरसों पुराने बॉस को धोखा दिया और मेरे कहने पर उसकी नई फैक्ट्रियां मेरे नाम लगवाई। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? ये सुनकर जावियार का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। उसे कुछ वक्त लगा समझने में कि रशीद ने जो कुछ भी किया था वो तानिया के कहने में आकर किया था। वो गुस्से से बेकाबू होते हुए रशीद की तरफ बढ़ा और उसके चेहरे पर मुक्का रसीद किया। हमने तुम पर सबसे ज्यादा भरोसा किया और तुमने मुझे ही धोखा दे दिया, वो भी इस औरत के लिए जिसकी फितरत में है ही धोखा देना। वो तानिया की तरफ मुड़ा जो फातिहाना मुस्कुराहट लिए उसे देख रही थी। जिस दिन मैंने इस घर से कदम बाहर ही निकाला था, जिसकी छत तुमने हमारे लिए बराई कर दी थी, उसी दिन मैंने खुद से वादा किया था कि अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि इंतकाम के असल मानी क्या होते हैं। वो मुस्कुराते हुए रशीद की तरफ आई। इस जैसे मर्दों के लिए तो मेरे जैसी औरतों की एक मुस्कान ही काफी होती है और ये सब कुछ लुटाने को तैयार हो जाते हैं। मैंने तो फिर उसे वक्त दिया, तवज्जो दी, प्यार दिया, तभी उसने वो सब किया जो मैंने उसे करने को कहा। और देखो अब तुम्हारे पास क्या बचा है? सिर्फ वही जो तुमने हमसे छीना था, और मैंने तुमसे वो सब छीन लिया जो तुमने अपनी मेहनत से कमाया था। जावियार ने नफी में सर हिलाया। अफसोस से रशीद को देखा जिसने उसकी मेहनत को मिट्टी कर दिया था। मैं हरगिज़ भी इस हद तक ना जाती अगर तुम मेरे बाप की जान जाने के जिम्मेदार ना होते। मैं तुमसे माफी भी मांगती और तुम्हारे साथ भी रहती, हर वो काम करती जो तुम्हें पसंद होता, एक अच्छी बीवी बनने की पूरी कोशिश करती, लेकिन तुमने मेरे बाप को मौत के मुंह में पहुंचाकर मुझे अपने खिलाफ कर दिया, तो मुझे ये सब करना ही था। जावियार ने गुस्से से फनकारते हुए कहा, और तुम्हारे बाप और तुमने जो सब मेरे साथ किया, मेरा बचपन, मेरी ख्वाहिशात, मेरी आज़ादी छीन ली, वो सब क्या था? तानिया संजीदगी से बोली कि मैं मानती हूँ तुम्हारे साथ जो हुआ गलत हुआ, लेकिन तुमने भी तो अपना बदला ले लिया। ठीक है, तुमने हमसे
सब कुछ छीन लिया और ले लेते, लेकिन तुमने मेरे बाबा की जान लेने का कोई हक नहीं था। उन्हें पहला हार्ट अटैक भी तुम्हारी वजह से हुआ और दूसरा भी तुम्हारी ही वजह से। तुम्हारे नजदीक वो जितने भी बुरे इंसान हो, लेकिन वो मेरे बाबा थे, मेरी कुल कायनात थे। और फिर मुझे भी उनका बदला लेने के लिए तुम्हारे लेवल पर आकर गिरना पड़ा और ये सब करना पड़ा। जावियार ने जमीन पर मदहोश रशीद को ठोकर रसीद की। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम आस्तीन का सांप निकले हो और उसकी सजा तो तुम्हें मैं देकर रहूंगा। वो जब उसे मारते मारते थक गया तो तानिया का बाजू पकड़कर उसे झंझोड़ते हुए कहने लगा, शादीशुदा होते हुए एक गैर मर्द से चक्कर चलाते हुए तुम्हें जरा हया नहीं आई। तानिया ने मसनूई हैरानगी से उसे देखा। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तो शादीशुदा नहीं हूँ। तुम्हारे जाने के फौरन बाद ही मैंने खुला के लिए अप्लाई कर दिया था और तुम्हारी गैर मौजूदगी में अदालत मुझे खुला दे चुकी है। तो अब तुम मेरे शौहर नहीं हो और मुझ पर किसी किस्म का कोई हक नहीं रखते। मैं जिसे चाहे चक्कर चलाऊं, फ्लर्ट करूं, शादी करूं, तलाक लूं। तुम होते कौन हो मुझसे ये सब कहने वाले? जाओ और जाकर अपने बचे कुचे कारोबार की फिक्र करो। वो हंसते हुए चली गई और जावियार गुस्से में फाइक की तरफ आ गया। कोई तो था जो उसे समझता था। सारी कहानी सुनकर फाइक समझदाराना अंदाज में बोला कि जहां तक मेरा नजरिया है, तुम दोनों ही अपनी अपनी जगह पर ठीक थे और तुम दोनों में से कोई भी गलत ना था। तुम्हारे साथ जो कुछ उन्होंने किया, उस लिहाज से तुमने उनके साथ जो किया वो ठीक था, लेकिन तानिया के बाबा की भी जान तुम्हारी वजह से गई थी, इसलिए उसने भी तुम्हारे साथ जो किया इसमें वो भी हक बचाने थे। तुम दोनों के इंतकाम लेने की अपनी अपनी वजूहात थी और बिल्कुल दुरुस्त थी। जावियार ने उसे नाराज नजरों से देखा तो वो शाने उचका गया। देखो, मैं बिल्कुल ईमानदारी से अपनी राय पेश कर रहा हूँ। तुम दोनों ने एक दूसरे के साथ जो किया वो तुम दोनों के लिहाज से ही ठीक था, मगर असल में गलत कि हमारे हाथ में बदला नहीं होना चाहिए। नासरीन, क्या आप फाइक की राय से इत्तेफाक करते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।